अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आईजीएस, आपकी केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं न्यूटन्स इन पेपर के रिमेनिंग क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 11 से हैं। मैंने वो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पर उतार लिए हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। ये तकरीबन मेरे पास सारे क्वेश्चन जो हैं वो उतरे हुए हैं, ठीक है। और टाइम की जो है वो सेविंग के लिए मैंने इनके डेटा भी बना लिए, लेकिन मैं जो है वो ईच एंड एवरीथिंग इस सवाल में आपको समझा दूंगी। अच्छा जी, पहले इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि अ बॉडी इज डिस्प्लेस बाय अ फोर्स, और फोर्स हमें दी हुई है 7i माइनस 3j प्लस 5k, और कहा है कि वो डिस्प्लेस हुई है यहाँ से यहाँ पर। ये क्वांटिटी उस जगह पर है जिस पर वो पहले थी, ठीक है, और जहाँ पर वो गई है वो क्वांटिटी लिखी हुई है, ठीक है भाई। अब ये कह रहे हैं फाइंड वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी। पहले तो मैं आपको बता दूं ग्राफिकली, हमारे पास ये एक एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है और एक जेड एक्सिस होता है ना भाई, जिसको वेक्टर में हम आई जे और के बोलते हैं। तो अगर मैंने डेटा के हिसाब से, मेरी फोर्स है ये, मेरा डिस्प्लेसमेंट कहाँ से हुआ है? एक्स वाई जेड, x1 y1 z1, यानी कि 3 मेरा x1 है, 5 मेरा y1 है और 9 मेरा z1 है। और कहाँ पर डिस्प्लेस हुआ है? ये मेरा x2 y2 और z2 होगा। w मालूम करना है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि नॉर्मली तौर पर जो फॉर्मूला होता है वो तो ये होता है, w इज इक्वल टू एफ डॉट डी। आपने पढ़ा ही होगा वर्क डन का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब इसमें क्या है हमारे पास कि सबसे पहले एक तो हमें मेन डिस्प्लेसमेंट नहीं मालूम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बताया यहाँ से यहाँ हुआ है। नॉर्मली तौर पर हम माइनस करते निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम डी को मालूम करने के लिए हम करेंगे x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ठीक है, प्लस z2 माइनस z1। मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को कि किस तरीके से हमने क्या है, डी मालूम करेंगे, फिर एफ डॉट डी से जो है वो हम अपना आंसर यहाँ पर मालूम कर लेंगे। चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डी मालूम करने के लिए मुझे क्या करना है, x2 माइनस x1, x2 क्या है मेरा -4 और x1 3, तो -4 माइनस 3, ठीक है भाई, प्लस का साइन लगा दिया। अब y देखते हैं, y2 है मेरे पास -6 और ये है 5, -6 माइनस 5 प्लस z देखते हैं, z है मेरे पास 8 माइनस और ये है -9। अब सीधी सी बात है, मैं यहाँ पर इसलिए हल्की पेंसिल से लिखा है मैंने, क्योंकि यहाँ मैं आपको बता दूं कि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली कर देती हूँ, ठीक है। अभी मैं माइनस लिखती फिर ब्रैकेट में माइनस लिखती तो बिला वजह की जो है वो स्टेप ज़्यादा हो जाता, और ये बच्चों वाली चीज़ है तो इसलिए इस स्टेप को मेंशन नहीं करना होता, ठीक है भाई। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। डी इज इक्वल टू, चाहे तो आप कैलकुलेटर से कर लें, बाकी कुछ चीज़ें तो बगैर कैलकुलेटर के भी आसान होती है। माइनस माइनस होता प्लस है, साइन माइनस की आएगी, हो गया -7 प्लस जो चीज़ ब्रैकेट में है अभी ब्रैकेट में ही लिख देते हैं, माइनस माइनस वही प्लस होगा तो ये हो जाएगा -11, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस के बाद 8 और 9 अगर प्लस करते हैं, 8 और 8 16 और 1 9 17, तो ये हो गया 17, ठीक है। अब साइन को देख लेते हैं, हमारे पास साइन क्या बन रहा है, -7 प्लस माइनस माइनस होता है -11, ठीक है भाई, और ये बेसिकली +17, ठीक है। अब अगर इस 7 को मैं आई कह दूं, 11 को मैं जे कह दूं और इसको मैं के कह दूं अकॉर्डिंग टू वेक्टर, तो भाई कोई बात ऐसी तो नहीं है जो मैंने कोई ऐसी कह दी हो जो कि साइंस के खिलाफ हो, नहीं ना। हमारे पास यही होता है, एक वैल्यू जो हमारे पास होती है आई कहलाती है, जे कहलाती है, के कहलाती है। वेक्टर को सॉल्व कर रहे हैं, लाजमी सी बात है, हमें ये करना पड़ेगा। चले भाई, अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं, हमें पता है W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। एफ क्या है हमारे पास, W इज इक्वल टू एफ है मेरे पास, ये रहा 7i माइनस 3j प्लस 5k, ठीक है भाई, डॉट डॉट के बाद ये आ गया -7i माइनस 11j और प्लस ये 17k, ठीक है। जगह नहीं है तो मैं थोड़ा सा नीचे करके लिख रही हूँ। इतनी बात समझ में आ गई। अब डॉट का मतलब क्या है, आई को आई से मल्टीप्लाई करा देंगे, जे को जे से मल्टीप्लाई करा देंगे और के को के से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो भाई हमारे पास ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, आई जब आई से होगा, ठीक है, तो हमारे पास ये बनेगा 7 7 सा 49 और माइनस की साइन लग जाएगी, -49, और ये हो जाएगा आई डॉट आई, ठीक है। अब क्या है मेरे पास, अब मेरे पास ये है माइनस का 3, ये माइनस का 11, और माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस लगा दूं, ये 3 है, ये 11, 3 11 जा 33 जे डॉट जे, ठीक है भाई। इतनी बात भी समझ में आ गई होगी। ये +5 है और ये +17 है तो प्लस ही आ जाएगा, ठीक है भाई। और प्लस आने के बाद जो है वो मेरे पास क्या है, ये 5 है, ये 17 है भाई, 5 10 सा 50 होता है और 5 7 सा 35 होता है, 50 और 35 85 होते हैं, तो ये हो गया 85। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, कुछ चीज़ें बगैर कैलकुलेटर के भी हो जाती हैं, और ये हो जाएगा के डॉट के,
की बात समझ में आई? अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे के बराबर होता है, ये इज इक्वल टू के डॉट के बराबर होते हैं, और ये तीनों चीज़ें 1 के बराबर होती हैं, और 1 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो तो उतनी ही रहती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास W इज इक्वल टू -49 + 33 + 85। ठीक है भाई, -49 में से सबसे पहले 33 को हमने क्या करना है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस करेंगे, फिर उसमें जो है वो हम 85 को प्लस करेंगे। ठीक है, साइन बड़े की आएगी, बड़े की 85 साइन है, इसको कैलकुलेटर में चेक कर लेते हैं। तो भाई आफ्टर कैलकुलेशन मेरे पास आंसर आ रहा है 69 यूनिट। सही है भाई, तो ये इस तरीके से हमारे पास जो है वो आंसर निकलेगा। चलिए ये हुआ, अब हमारे पास जो है वो दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? अच्छा जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद इसको जरा पिक्चराइज करते हैं क्या चीज़ है ये। भाई ये कह रहे हैं 2 कार्स आर मूविंग स्ट्रेट टू ईच अदर। दो गाड़ियां जो हैं, 2 कार्स, ठीक है, एक ये हो गई एक ये हो गई, 2 गाड़ियां हैं वो हमारे पास एक दूसरे के करीब आ रही हैं, स्ट्रेट टू ईच अदर। ठीक है, अब ये कह रही है फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन से ये इस डायरेक्शन से, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के हिसाब से अपोजिट हुई। ठीक है भाई, विद द सेम स्पीड, स्पीड दोनों की सेम है। ठीक है, द हॉर्न ऑफ वन इज ब्लोइंग विद द फ्रीक्वेंसी, इसने हॉर्न बजाया, और जो इसने हॉर्न बजाया बेसिकली वो है मेरे पास 3000 हर्ट्स का, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी है ये मेन फ्रीक्वेंसी, एंड इज हियर्ड बाय द पीपल इन द अदर कार। ठीक है, और जो दूसरी कार में मौजूद है उन्होंने जिस फ्रीक्वेंसी से उसको सुना है वो है 3400 यानी कि 3400। फाइंड द स्पीड ऑफ द कार इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इज 34 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ द कार मालूम करनी है। अच्छा बेटा, ये करने से पहले ना मैं आपको यहाँ पर 2-3 चीज़ें बता दूँ। ये डुपलर इफेक्ट है। डुपलर इफेक्ट आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। हमारे पास क्या होता है कि डुपलर इफेक्ट के 6 केसेस हैं। इस सवाल के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, 2022 में आया हुआ है ये सवाल। इट्स मीन के इस सवाल के आने के चांसेस ज़रा कम हैं। समझाऊंगी भी, करूंगी भी। ठीक है, ऐसा नहीं है 2022 में आया हुआ छोड़ दूं। तो ये मैं समझा तो रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं डुपलर इफेक्ट का अगर ये सवाल नहीं आता तो हो सकता है डुपलर इफेक्ट के दूसरे केसेस आ जाएं। तो मैं आपको ये केस भी समझा रही हूँ और साथ में दूसरे केसेस भी समझा दूंगी अभी। ठीक है, उसके न्यूमेरिकल नहीं, उसके मेन फार्मूलाज। देखिए, फार्मूले के लिए ज़रूरी है आपको चीज़ पता हो कि क्या चीज़ है, किस तरीके से है। देखिए, जो मेन वी होता है जिसको हम वेलोसिटी लेते हैं, वो वेलोसिटी हमारे पास इस इक्वेशन में, किस इक्वेशन में, डुपलर इफेक्ट की इक्वेशन में स्पीड ऑफ साउंड के बराबर होती है। ठीक है, याद रख लें, ये बिल्कुल जहन से मान लें। आपको पता है ये फ्रीक्वेंसी का साइन है और ये मेन फ्रीक्वेंसी होती है। देखिए, मैं मेन फ्रीक्वेंसी के बारे में बता दूं और चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में बता दूं। मेन फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जो कि किसी भी साउंड से निकलती है, सोर्स से निकलती है। लाइक मस्जिद से अगर अजान की आवाज़ आती है तो उसकी एक मेन जो है वो फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी से उस माइक में से, उस स्पीकर में से जो है वो साउंड निकल रहा है। एक फ्रीक्वेंसी होती है जिससे सुनने वाला सुन रहा होता है। जो करीब होगा वो ज़्यादा ज़ोर से सुनेगा, जो दूर होगा वो थोड़ा जो है वो हल्की सुनेगा। तो वो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ये जो हॉर्न की आवाज़ है ये असली फ्रीक्वेंसी है उस हॉर्न की, और ये है कि चूँकि गाड़ी करीब आ रही थी तो इस फ्रीक्वेंसी से उन्होंने सुना है, जो कि उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की है। ठीक है, यानी कि जितनी फ्रीक्वेंसी की आवाज़ निकली है उससे ज़्यादा सुनी है इसने। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, और इसके ऊपर 2 इस तरीके से लगा देंगे, वो चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है। कहीं कहीं पर चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को डेल्टा से जो है वो शो करते हैं। अच्छा, बाकी ये जो स्पीड है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ओ से जाहिर करते हैं इसे, ऑब्जेक्ट जिधर से साउंड निकला है, जिसे सोर्स भी कहते हैं। और ये जो वी एस है, ठीक है, ये अच्छा सॉरी, ये वी नॉट हमारे पास लिसनर है और ये सोर्स है। ठीक है, लिसनर यानी कि हमारे पास जिस गाड़ी ने आवाज़ सुनी है उसकी स्पीड, और ये सोर्स जिस गाड़ी से आवाज़ निकली है। अब ये दोनों सेम ही है क्योंकि हमें सवाल में दिया हुआ है कि ये दोनों गाड़ियाँ सेम स्पीड से जा रही हैं, विद द सेम स्पीड। तो मैं इसको कांस्टेंट ले लूँगी वीसी करके, यानी कार की वेलोसिटी, दोनों कार्स की वेलोसिटी। अच्छा, ये बेसिकली 5वां केस है किसका, डुपलर का। और इस 5वें केस की अगर मैं आपको इक्वेशन बताऊँ, इक्वेशन क्या होती है, तो याद रखिएगा चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास, चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास बराबर होता है स्पीड ऑफ साउंड प्लस स्पीड ऑफ लिसनर। ठीक है, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड माइनस स्पीड ऑफ सोर्स। ठीक है, और फिर उसके बाद ये आ जाता है मेन फ्रीक्वेंसी। ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, और इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम अपना आंसर निकालेंगे। कैसे भाई, चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है, 3400 लिख देते हैं, जबकि मेरे पास साउंड की जो है वो 340 है। 340 के बाद मैं इसकी जगह पर लिख देती हूँ वी सी। ठीक है भाई, ये भी 340 है, 340 माइनस वी सी। ठीक है भाई, इसको ब्रैकेट में ही डालते हैं और ये कर देते हैं
3000 जो कि मेन फ्रीक्वेंसी है। इतनी बात समझ में आई। अब मैं क्या करती हूँ, इस 3000 को यहाँ ले आती हूँ, इसको यहाँ पर लेकर आऊँगी, ठीक है, तो ये नीचे आ जाएगा। अब ये मैं बता दूँ ये किस तरीके से होगा, 3400 नीचे किया हमने 3000 इज इक्वल टू, बाकी सब ऐसे ही लिख देते हैं, 340 प्लस VC, 340 माइनस VC, ठीक है। 2 0 से 2 0 तो ऐसे ही कट गए, बाकी कैलकुलेटर से कर लेते हैं। अच्छा जी, कैलकुलेटर से करने के बाद मेरे पास आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 1.133, ठीक है। अब की बार एक और काम करती हूँ मैं, वो क्या है, वो ये है, ये जो नीचे वाली वैल्यू है ना, ये मैं ऊपर ले आती हूँ जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो इसका तो आंसर वैसे भी ये बन रहा है, तो फिर मैं इसको जब नीचे वाली वैल्यू को जो कि मेरे पास है 340 माइनस VC, जब मैं इसको यहाँ पर ले आऊँगी तो ये बन जाएगा ये, और ऊपर वाला जो 340 प्लस VC है वो ऐसा क्या ऐसा ही रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब मुझे क्या करना है, इस 1.133 को इससे भी मल्टीप्लाई कराना है और इससे भी मल्टीप्लाई कराना है। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कराऊंगी तो मैं देखती हूँ मेरे पास आंसर क्या आ रहा है। ये मेरे पास आंसर बन रहा है 385.22 माइनस ये 1 है तो इसका मतलब कि इतना ही होगा 1.133 VC इज इक्वल टू, बाकी तो वही हो जाएगा 340 प्लस VC। अच्छा, अब क्या करते हैं, VC को एक तरफ ले आते हैं और इसको एक तरफ, हम ये जब इसको यहाँ पर लेकर आएंगे प्लस में माइनस में हो जाएगा, यानी कि ये 385.22 माइनस 340 हो गया इज इक्वल टू, ये माइनस में इस तरफ जाएगा तो प्लस में चला जाएगा 1.133 VC प्लस VC, ठीक है। अब पहले मैं इन दोनों को माइनस करती हूँ, फिर इन दोनों को प्लस करूंगी। जब इन दोनों को माइनस करूंगी तो मेरे पास आंसर आ रहा है 45.22 इज इक्वल टू, ये मेरे पास एक VC और ये सीधे सी बात है, 1 यहाँ पर प्लस कर दूंगी तो ये हो जाएगा 2.133 VC। अब इस 2.133 को यहाँ नीचे लाऊंगी, डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 45.22 डिवाइडेड बाय 2.133 इज इक्वल टू VC। अब देखते हैं मेरे पास VC की वैल्यू क्या बन रही है, जो कि वेलोसिटी ऑफ कार्स है। कौन सी कार्स, दोनों कार्स जो कि मेरे पास मौजूद हैं, तो वो मेरे पास बन रही है 21.20, ठीक है। अच्छा, ये इनको आंसर्स को अपने पास थोड़ा सा टैली कर लिएगा, हो सकता है ऊंच नीच यहाँ पर कर रही होती हूँ, कोई बटन गलत दब गया या मेरे पास जो है वो आंसर, तो फिलहाल मेरे पास करेक्शन करना वाला भी कोई होता नहीं है, तो बस इसको कोई करेक्ट मान लेती हूँ। तो मेथड बिल्कुल सेम होता है, तो मे बी के आंसर में थोड़ी सी जो है वो कमी बेशी आ जाए, पॉइंट में मसला आ जाए इधर उधर में, तो उसको आप करेक्ट कर लिया करें और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखा करें। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि मैंने आप लोगों को जो है वो इसके और केसेस भी बताने हैं, ठीक है। और वो केसेस बेसिकली बताने का मकसद यही है कि अगर कोई भी केस आपके पास आ जाता है तो आप उसको सॉल्व कर लें, मैंने सिर्फ और सिर्फ उसका आइडिया देना है आपको, ठीक है। अब वो मैं आइडिया दे रही हूँ आपको, ये देखें, ये मैंने आप लोगों के लिए जो है वो यहाँ पर निकाले हैं। देखें, केस वन के 2 हिस्से हैं। पहला केस 1 है लिसनर मूविंग टुवर्ड स्टेशनरी सोर्स, जहाँ से साउंड की आवाज़ आ रही है वो रुकी हुई है और इस लिसनर मूव कर रहा है, ठीक है। कोई भी ऐसा सवाल दिया हुआ हो, आप उसमें देखिएगा क्या कह रहे हैं ये, कि लिसनर मूव करे। जैसे फर्स्ट के तौर पे मैं एक नॉर्मल डेली लाइफ से केस निकाल दूं, जैसे मस्जिद में अजान हो रही है और जो है वो कोई मस्जिद की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे कोई नमाज पढ़ने वाला मस्जिद की तरफ बढ़ रहा है और मस्जिद के स्पीकर से अजान की आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो इसमें अजान की आवाज़ जहाँ से आ रही है वो एक स्टेशनरी सोर्स है, माइक स्टेशनरी है, चल नहीं रहा है माइक, ठीक है। ऐसा नहीं है कि माइक मूव कर रहा हो, माइक एक ही जगह पर है, या स्पीकर जिसे हम कहते हैं, सॉरी। और लिसनर मूव कर रहा है, वो भी कहाँ, टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स, ठीक है, यानी उस मस्जिद की तरफ ही। तो हमारे पास जो होगा वो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ये है चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जो वो बंदा सुन रहा होगा, ये है और किसकी, लिसनर की। याद रखिएगा, ये लिसनर की जो है वो वेलोसिटी है, इसमें सोर्स की वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि सोर्स जब स्टेशनरी है तो सोर्स कहाँ से आएगी। तो ये हमारे पास लिसनर की जो है वो वेलोसिटी है, ये साउंड की वेलोसिटी है और ये मेन फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इस फॉर्मूले में जो भी चीज़ पूछी हुई है, ठीक है, उसको हटा के बाकी सब अपनी जो है वो आप रखेंगे और इसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। केस बी में क्या है, लिसनर मूव अवे फ्रॉम स्टेशनरी सोर्स, कि लिसनर मूव कर रहा है लेकिन दूर जा रहा है, वो किसने, स्टेशनरी सोर्स से। फर्स्ट की जगह पर एक जगह पर कोई जलसा वलसा हो रहा है, ठीक है। आप रास्ते से गुजर रहे हैं, किसी सियासी पार्टी का जो है वो लगा हुआ है, वो लगता है ना, मतलब एक छोटा सा कैंप नहीं लगता, वो कैंप लगा हुआ है और उसमें जो है ना वो सियासी गाने चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपकी गाड़ी मूव कर रही है, तो अब की बार क्या है, सोर्स तो वही स्टेशनरी है लेकिन आपकी गाड़ी उस सोर्स से दूर जा रही है, ठीक है। तो अब की बार हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूला यही होगा, बस माइनस में होगा, फॉर्मूला यही होगा, बस माइनस में होगा। अगर आप देखें यही फॉर्मूला है, बस माइनस में है,
वही हमारे पास वेलोसिटी है। अब आ जाए भाई केस 2 के। केस 2 में क्या है, सोर्स मूव कर रही है और लिसनर जो है वो स्टेशनरी फॉर्म में है, और वो भी मूव कर रही है आपकी तरफ। फर्ज तौर पे आप किसी ठेले पर खड़े होकर जो है वो क्या कर रहे हैं, गोलगप्पे खा रहे हैं, ठीक है। अब हुआ ये कि एक एम्बुलेंस का गुजर हो रहा है और वो आपकी तरफ ही आ रही है, ठीक है, क्योंकि आपके बैक साइड पर ही हॉस्पिटल है। तो इस कंडीशन में आप तो खड़े होकर गोलगप्पे खा रहे हैं, ठीक है, और वो जो एम्बुलेंस का सायरन है वो मूव कर रहा है आपकी तरफ। तो आप जो फॉर्मूला लिखेंगे वो ये लिखेंगे, चेंज ऑफ वेलोसिटी, साउंड की वेलोसिटी माइनस सोर्स की वेलोसिटी, क्योंकि अब की बार आप स्टेशनर हैं, यानी कि लिसनर जो है वो स्टेशनरी फॉर्म में है, तो उसकी वेलोसिटी काउंट नहीं होगी, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी। तो ये सवाल को अच्छी तरह पढ़ के आप उसको पिक्चराइज करिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा कौन सा केस है। अब सोर्स मूव कर रही है अब अवे फ्रॉम स्टेशनरी लिसनर। चलें, अभी आप गोलगप्पे ही खा रहे हैं, ठीक है, एम्बुलेंस आपके पास से गुजरी और गुजरने के बाद आगे निकल गई, क्योंकि उसे हॉस्पिटल जाना था, उसे थोड़ी गोलगप्पे खाने थे। तो वो जब आगे निकल गई तो अब वो आपसे दूर हो रही है, और अब जब वो आपसे दूर हो रही है आप तो स्टेशनरी फॉर्म में ही है, तो अब की बार फॉर्मूला यही लगेगा वी नॉट, लेकिन अब की बार ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस होगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, बाकी सब आप देखें वही है, बस यहाँ पर माइनस हो रहा है, यहाँ पर प्लस हो रहा है, ठीक है भाई। अगला केस भी बता देती हूँ मैं, जो तीसरे केस का मतलब वो है एक पार्ट, उसको भी मैं आपको बता दूँ। सोर्स एंड लिसनर आर मूविंग टुवर्ड ईच अदर, जिसमें हमने ये फार्मूला यूज़ किया कि सोर्स और लिसनर दो गाड़ियाँ थी, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही थी, तो हमने यही वाला फार्मूला यूज़ किया अभी जो हमने बताया, 2022 में भी यही आया था। अगला है सोर्स एंड लिसनर आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, दो दोस्त हैं, दोनों अलग अलग अपने घर जा रहे हैं जी, यहाँ पर मीटिंग पॉइंट था उनका, ये भी अलग जा रहे हैं, ये भी अलग जा रहे हैं, और जाते जाते वो कोई एक बात कह रही है, ठीक है, जो कि जाते जाते आप भी सुन रहे हैं। तो अब आप जो सुन रहे हैं वो किस स्पीड से सुनेंगे, किस फ्रीक्वेंसी से सुनेंगे, उसका फार्मूला कुछ इस तरीके से उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर जो है वो ये प्लस में था, ये माइनस में, या ये माइनस में, ये प्लस में हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है भाई। फिर हमारे पास ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया इनका तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लें दोबारा से बैक करके, ताकि जो है वो आपको याद रहे, वरना ये है कि आप बैक करके स्टॉप करके एक दफ़ा ये सारे फॉर्मूले अपने पास उतार लें, एक दिन है आपके पास, थोड़ा सा पढ़ने से आ जाएगा। ये दो सवाल हमारे पास सॉल्व हो गए। चलें अब हम चलते हैं 13वें सवाल की तरफ। अच्छा जी, मेरा 13वां सवाल है न्यूटन सिन का, मेरा तो नहीं है। तो 2 मीटर लॉन्ग string with mass 0.004 kg is stretched horizontally by passing one end over a pulley and attaching a 1 kilogram mass to it. Find the speed of the transfer waves in the string and the frequency of the fifth harmonic. भाई ये कह रहे हैं कि एक जो है वो बेसिकली स्ट्रिंग है जिसमें जिसका जो मास है, ठीक है, जिसमें मास एक लटका हुआ है, ठीक है, वो कितना है, वो मेरे पास जो है वो समझिए इस पर मास लटका हुआ है 0.04 kg का। अब इसको हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच कराने के लिए, यानी इसको क्या देने के लिए, टेंशन देने के लिए, हमने क्या किया, एक पुली अटैच कर दिया जिसका मास हमारे पास कितना है 1 kg का, ठीक है। अब उससे जो ट्रांसफर वेव्स पैदा होगी वो बतानी है आपने, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी बतानी है 5वें हार्मोनिक की, ठीक है। अच्छा जी, अब मेरे पास जो बेसिकली डेटा बन रहा है, लेंथ 2 मीटर, मास, इस मास को जो मेन मास है उसको हमने स्मॉल m से जो है वो शो किया हुआ है 0.04 को, और वो जो सस्पेंडेड मास है, जो कि दूसरा मास हमने उसमें टेंशन पैदा करने के लिए जो है वो किया है, वो है 1 kg, ठीक है। चूँकि ग्रेविटी भी असर करेगी उस पर, 9.8 ग्रेविटी लगा देते हैं इस, यहाँ ग्रेविटी में क्यों लगा रही हूँ फॉर्मूले में पता चल जाएगा, भले डेटा में ना भी लिखें कोई मसला नहीं है। स्पीड ऑफ वेव मालूम करनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ जो है वो हार्मोनिक की मालूम करनी है। चलिए फॉर्मूले की तरफ आते हैं। देखिए यहाँ जो मेरे पास मेन फॉर्मूला आता है ना, वो आता है v इज इक्वल टू टेंशन अपॉन म्यू, और वो भी स्क्वायर रूट में, ठीक है भाई। अब क्या है बेसिकली मेरे पास, यहाँ पर मैं एक और चीज़ भी बता दूँ, t बराबर होता है mg के बराबर क्यों है, क्योंकि ये पुली है, और यहाँ पर जो मास है, टेंशन जो क्रिएट करी है वो पुली से की गई है, और पुली का जो मास है 1 kg है, ठीक है, और ये है ग्रेविटी। इसी तरह अगर मैं म्यू की बात करूँ, ठीक है, तो मेरे पास जो म्यू होता है वो होता है m अपॉन एल के। इतनी बात भी समझ में आ गई, m अपॉन एल के। अब मैं इनकी जगहों पर इनके मेन ये फॉर्मूलाज लिख देती हूँ, तो मेरे पास ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, v इज इक्वल टू, ठीक है, ये है मेरे पास एम जी, और ये है मेरे पास m अपॉन एल। अब वही बात है, m अपॉन एल अगर इधर जाएगा तो मेरे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये v इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर m ऊपर है l नीचे, अब की बार l ऊपर चला जाएगा और m नीचे, तो ये हो जाएगा m जी, l ऊपर चला गया और ये वाला m नीचे, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देती हूँ मैं, कैपिटल M 1 है, ये मेरे पास है 9.8, और ये मेरे पास है L जो है वो कितना है 2, ठीक है, बाकी ये मेरे पास आ गया 0.004, ठीक है। अच्छा, और बाकी ये तो इस जगह पर है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ भी कर देते हैं, 2 1 जा 2,
और ये अगर जो है वो होगा तो ये होगा 0.002 से, भले तो कैलकुलेटर में करके देख लीजिएगा, ठीक है, वरना डायरेक्टली सॉल्व कर लीजिएगा, मर्जी है आपकी। तो नहीं, नीचे का खुद ब खुद कट जाएगा, तो ये मेरे पास जो है वो बचेगा कुछ इस तरीके से, v इज इक्वल टू, ठीक है, ये आ गया 9.8, क्योंकि ये 2 कट गया है, और ये 1 तो वही चीज़ होती है, 9.8 डिवाइडेड बाय 0.02, ठीक है। जब आप इसको करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा v इज इक्वल टू 4900, ठीक है भाई। और जब आप बेसिकली इसको सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो वही बात है, 2 0 आगे कर दिएगा, ठीक है, 2 0 का 1 0 जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट है, और 49 7 7 का 49 होता है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 70 ms। निकाल लिएगा स्क्वायर रूट भी। तो वेलोसिटी मतलब मेरे पास जो है स्पीड तो ट्रांसवर्स वेव की जो है वो आ गई मेरे पास। अब मुझे क्या है, फिफ्थ हार्मोनिक की, पहले 1 जो है वो की फ्रीक्वेंसी निकाल लूँ, 1 की पता चल गई, मल्टीप्लाई बाय 5 करूंगी और आंसर आ जाएगा। वो बराबर होती है v/2l के, ठीक है भाई। अब v/2l का मतलब ये है, v मेरा है 70, ये है मेरा 2, और l जो है वो आ गया 2 मीटर यानी कि लेंथ, तो ये हो गया 70/4। और जब 70/4 को आप वो करेंगे तो f1 आपके पास निकल कर आएगी कितनी भाई, ये हो जाएगी 17.5। और जैसे ही 17.5 हुई, आपने क्या करना है, आपने मालूम करनी है 5 की, तो f5 किसके बराबर है, 17.5 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि 1 की है, 5 की मालूम करने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 87.5 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है भाई। ये भी एक आसान सा क्वेश्चन था, देख लें इसको आप, तो ये भी हमारे पास सॉल्व हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14 में इन्होंने क्या किया है, कॉम्प्यूट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। मून की सरफेस पर एक्सेलरेशन क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। व्हेन अ सिंपल पेंडुलम 1.5 मीटर लॉन्ग मेक 100 वाइब्रेशन इन 605 सेकेंड। ऐसा ही सवाल ना एक उस प्रैक्टिकल सेंटर में था, लेकिन उसमें यह था कि अगर जमीन पर पेंडुलम को घुमाया जाए, यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं कही, तो जमीन वमीन का कोई इसमें नहीं है कि अर्थ पे क्या होगी और इस पे क्या होगी, बल्कि इसमें डायरेक्टली पूछा अगर मून पर ही जो है वो पेंडुलम लटका दिया जाए, ठीक है, 1.5 मीटर का, और वो इतनी वाइब्रेशन कर रहा हो, आप बता दें वो कितने एक्सेलरेशन जो है वो फील कर रहा होगा, ठीक है, मैं बता देंगे, इसमें क्या मसला है। अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूँ, लेंथ अगेन हमें 1.5 मीटर दी हुई है, और टाइम 100 वाइब्रेशन का 605 सेकेंड है। 1 वाइब्रेशन का कितना होगा, 605 को 100 से डिवाइड कराया तो मेरे पास निकल कर आया 6.05 सेकेंड, यानी कि एक वाइब्रेशन का टाइम है 6.05 सेकेंड। यहाँ पर जो फॉर्मूला हम लगाएंगे वो लगाएंगे Tm बराबर है किसके, 2 पाई L/Gm, ठीक है, ये मुझे निकालना है, कोई मसला नहीं है। सोल्यूशन में मैं क्या करती हूँ, जो चीज़ें मुझे मालूम है वो चीज़ें मैं करती हूँ। टाइम मेरा है 6.05, ठीक है भाई, इज इक्वल टू, ये आ गया 2 के बाद पाई की वैल्यू आती है 3.14, ठीक है, फिर आ जाएगा ये मेरे पास इस तरीके से, एल मेरे पास आ गया ये 1.5, और Gm मेरे पास मुझे निकालना है, इसको ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है। जितनी चीज़ें सॉल्व हो रही हैं पहले 2 को मल्टीप्लाई करा देते हैं पाई की वैल्यू से, तो इसको तो हम ऐसे लिखते हैं 6.05 इज इक्वल टू, ये हो गया 6.28, ठीक है। इसके बाद ये हो गया 1.5 और Gm 6.05। अब की बार इसको मैं इधर ले आती हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6.28, ठीक है। बाकी इस वैल्यू को वैसा का वैसे लिख देते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। देखो भाई आंसर आ रहा है 0.96 इज इक्वल टू, बाकी उसी तरह ही चलेगा 1.5/Gm। अब दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, 0.96 का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, और ये स्क्वायर तो बेसिकली कट जाएगा जो 1.5 का ये Gm के साथ है, ठीक है भाई। तो अब मेरे पास कुछ सिचुएशन इस तरीके से निकल कर आएगी, ये देख लें, 0.9216 ये इसका स्क्वायर निकला है, इज इक्वल टू 1.5/Gm। अब क्या करते हैं, Gm को इधर करते हैं, 1.5 इसको इधर करते हैं, तो ये हो जाएगा Gm इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाई 0.9216। अब देख लेते हैं हमारे Gm की वैल्यू क्या आ रही है सॉल्व करके, 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है भाई। ये आ गया समझ में कि किस तरीके से निकली है, सिंपल फार्मूला है, फार्मूले की बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, क्या है क्या नहीं है वो चीज़ पता हो, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना आसान है, ठीक है। क्वेश्चन 15 को देख लेते हैं आप। क्वेश्चन 15 हमारे पास है ये
इफ़ द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल सेंटर वाला है, बिल्कुल कॉपी, ठीक है, जो पीसी में मैंने सॉल्व कराया हुआ है, इसलिए इसको थोड़ा जल्दी लेके चलूंगी भाई। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है मेरे पास 1, वेवलेंथ 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर ये, और थीटा हमें दिया हुआ है 20 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। नंबर ऑफ लाइंस पर एमएम हमारे पास जो है वो मालूम करनी है। लेंथ ऑफ ग्रेटिंग होती है 1 mm, ठीक है। अगर आप इसे मीटर में लिखना चाहें तो ये होती है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 m, ठीक है। अगर इसको इस तरह लिखना चाहें, यानी ये भी ले लें या ये ले लें, क्योंकि आपको पता है मिलीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर -3 लगाते हैं, क्योंकि वो 1000 से डिवाइड होता है तो 3 पीछे ही चले जाते हैं। एक ही बात हुई, कुछ भी कर लें। तो हमारे पास यहाँ जो फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है, वो हमारे पास नंबर ऑफ लाइन्स मालूम करनी है सिर्फ, और नंबर ऑफ लाइन्स मालूम करने का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है लेंथ ऑफ ग्रेटिंग, जो कि हमारे पास ये है, कांस्टेंट वैल्यू है, डिवाइडेड बाय डी। डी क्या होता है? डी होता है हमारे पास ग्रेटिंग एलिमेंट। अब ग्रेटिंग एलिमेंट भी नहीं है हमारे पास, तो मैं आपको बता दूं ग्रेटिंग एलिमेंट मालूम करने के लिए आपको ये यूज़ करना पड़ेगा फॉर्मूला डी साइन थीटा। ऐसे थोड़ी दिया हुआ है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो निकालने के लिए दिया हुआ होंगे ये तमाम डेटा हमें हमारे पास। तो बहरहाल हम इसको चलिए सॉल्व करते हैं, फॉर्मूले में पुट करते हैं। हमें मालूम क्या करना है, ये करना है, साइन थीटा नीचे आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हो जाएगा, एम साइन थीटा इज इक्वल टू डी अकेला रह गया, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। डी इज इक्वल टू एम 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7, ये वेवलेंथ है, और साइन 20, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। ये तो आपको पता है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर उसी तरह ही लिखा जाएगा, डी इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7, और ये साइन 20 मेरे पास होता है, ये 0.342 के बराबर होता है, ठीक है। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे मेरे पास आंसर आएगा 17.54 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7, और इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं 1.75 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6, यूँ भी लिख सकते हैं, यूँ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इसको कन्वर्ट करें। कंफ्यूज होते हैं तो इसी को अपना आंसर मान के आगे चलें, ठीक है। वैसे कंफ्यूज होना नहीं चाहिए, एक्सपोनेंट नोटेशन है, आपको पता होगा। हम पॉइंट को इधर लेके जाते हैं तो हमारे पास जो है वो ये प्लस का 1 होगा, ठीक है, -7 + 1, माइनस प्लस होता माइनस से साइन बढ़ेगी आती है, ठीक है भाई। अब ये डी तो मालूम हो गया, अब मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, नंबर ऑफ लाइंस वाला। और नंबर ऑफ लाइंस किसके बराबर था भाई? नंबर ऑफ लाइंस बराबर था लेंथ ऑफ, लेंथ कितनी है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, ठीक है। और ये है मेरे पास 1.75 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। अच्छा, अब मैं इसका आंसर निकाल लेती हूँ, मेरे पास क्या आंसर निकल रहा है। तो भाई मेरे पास जो आंसर निकल रहा है वो निकल रहा है 0.5714 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। 6 क्यों लिखा है मैंने? ये 6 इसलिए लिखा है क्योंकि ये जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस का 6 और ये माइनस का 3 वैसे ही है। तो ये हो गया मेरे पास 0.5714 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, ठीक है, 10 की पावर 3 आ गई। अब मुझे क्या करना है, 1 2 3, ठीक है। तो ये इससे क्या होगा मेरे पास, ये करने से 571 पॉइंट हटा दो बस, 571 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, आगे करने से -3 आ गया क्योंकि 1 2 3, तो -3 आया, ये ऐसे ही कट गए, तो ये हो गया 571 लाइन्स पर mm, ठीक है भाई, समझ में आ गई ये बात। ये हो गया हमारे पास कितना, आंसर 15 हो गया। अब हम करते हैं 16 क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। देख लेते हैं हमारे पास 16 क्वेश्चन कौन सा है, फ्रिंजेस वाला है ये भी, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं 271 फ्रिंजेस पास अ रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, व्हेन द मूवेबल मिरर ऑफ माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर इज मूव बाय 0.08 mm, फाइंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट की वेवलेंथ बतानी है। नंबर ऑफ फ्रिंजेस हमारे पास कितने दिए हैं इन्होंने, 271, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड बाय मिरर, जो कि मेरे पास 0.08 mm था। इस mm को करने के लिए वही बात है, मैंने आपको बताया था कि ये था 0.08 mm, और मैंने कहा था इसको मीटर में चेंज करने के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 लगाते हैं। वही बात है, -3 के बाद अगर मैं इधर 1 2 -2 और कर दूं तो -3 और -2 ये बन जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5, ठीक है। ये एडवांस तरीका है, मतलब आप लोगों का तरीका है, जो 11 क्लास के बच्चों का तरीका होता है, ठीक है। और ये मैंने थोड़ा समझाने की गर्ज से किया है कि भाई अगर आप 0.08 को डिवाइड करोगे 1000 से तो कैलकुलेटर में आपका आंसर इसी तरीके से आएगा, ठीक है, क्योंकि 1000 से हमें डिवाइड इसलिए करना होता है, मीटर में चेंज करना होता है, ठीक है। अब फॉर्मूला हमारे पास वही हम यूज़ करेंगे जो नॉर्मली वेवलेंथ मालूम का, क्योंकि इसमें एंगल तो है नहीं, तो इसलिए हम एंगल वगैरह को फोकस नहीं करेंगे। तो मेरे पास जो फॉर्मूला है वो है डी इज इक्वल टू एम साइन डिवाइडेड बाय 2 एम लिम्डा, जो कि वेवलेंथ होती है, डिवाइडेड बाय 2, और वेवलेंथ तो मुझे मालूम करनी है, तो ये हो गया 2d अपॉन m, क्योंकि 2 यहाँ पर चला जाएगा, m नीचे चला जाएगा, और ये मेरे पास वेवलेंथ अकेली हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, डायरेक्टली सॉल्व करना है, ठीक है। वेवलेंथ को सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू 2d, 2 मल्टीप्लाई बाय d कितना था भाई, d है मेरे पास 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5, ठीक है। और m क्या है मेरे पास, m मेरे पास फ्रिंजेस हैं जो कि हैं 271,
ठीक है। जब मैं जो है वो बेसिकली इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी 8 को, तो ये हो जाएगा 16, 2 8 जा 16 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 और ये हो गया 271 फ्रिंजेस। अच्छा, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, 16 है ना, आपको पता है एक्सपोनेंट नोटेशन में जो है ना वो पॉइंट 1 के बाद लगा देते हैं, ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो इसको मैं ऐसे भी कर सकती हूँ और यूँ भी कर सकती हूँ, 1.6 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि जब आप कैलकुलेटर से इसे सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास आंसर ये आएगा। ठीक है, तो मैं दोनों ही तरफ से आप लोगों को समझा देती हूँ। अगर आप नॉर्मल कैलकुलेटर से काम कर रहे हैं तो आपके पास ये आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि आप 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको एज इट इज़ लिख देंगे। और अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो आपके पास आंसर ये आएगा 1.6। दोनों ही आंसर सही है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम क्या करते हैं भाई, वेवलेंथ मालूम करनी है। जब आप 1.6 को डिवाइड करोगे 271 से, ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आएगा अगेन, ठीक है, वो आपके पास ये भी आ सकता है 0.00590 10 की पावर -4। अगर तो आप नॉर्मल कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, साइंटिफिक यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है वो डायरेक्टली इस तरह आ जाए कि 1 2 3 करके 3 करेंगे, -3 आएगा, -3 और -4 -7 बन जाएगा। डायरेक्टली कर रही हूँ। ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर से आपके पास जो आंसर आएगा वो ये आ सकता है, इसको सॉल्व करके ये आ सकता है, नॉर्मल से ये आ रहा है। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको -10 में लेकर आऊँगी, क्योंकि आपको पता है -10 A0 के बराबर होता है, जो कि वेवलेंथ की मेन यूनिट है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, -3 लाना पड़ेगा यहाँ पे। 1 2 3, तो ये हो जाएगा 5904 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। अब ये क्या हो गया, लेमडा इज इक्वल टू 5904 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10। और आपको पता है ये 10 की पावर -10 mm किसके बराबर होता है, A0 के। तो ये मैं कर दूंगी 5904 A0। ठीक है भाई, अब कोई कंफ्यूजन है इसमें? लाजमी सी बात है, इतने आसान आसान से क्वेश्चन है, क्या कंफ्यूजन होगी। तो ये यहाँ पर जो है वो हम इसे एंड करेंगे। अब हमारे पास आता है कौन सा भाई, 17 को भी देख लेते हैं हमारे पास क्या है। 17 है मेरे पास, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, ठीक है, वर प्रोड्यूस बाय लाइट कमिंग फ्रॉम स्लिट 0.3 mm अपार्ट। ठीक है भाई, इफ 5 occupied 1.75 mm on a screen at 200 mm from the slit, find the wavelength of the light। लाइट की दोबारा वेवलेंथ बना दी है। अच्छा, ये सवाल भी जो है वो हमारे पास पीसी में सॉल्व कराया है मैंने। देखिए, पहले सेपरेशन ऑफ स्लिट देख लेते हैं। सेपरेशन ऑफ स्लिट को डी से शो करते हैं, 0.3 mm के बराबर है। इस mm को सीधी सी आप 1000 से डिवाइड करेंगे, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1000 से डिवाइड करें, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। मैंने क्या किया है, नॉर्मल तरीका यूज़ किया कि 0.3 को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर -3 लगाई। ठीक है, और -3 लगाने के बाद जो है वो मैं इसको यहाँ पर एक आगे लेकर आई, जिसकी वजह से -1 हुआ, -1 से ये -4 हो गया। ठीक है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, अगर इसमें कुछ भी नहीं करें, 0.3 को 1000 से डिवाइड कर दें, आपके पास यही आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट। ये हमें दिया हुआ है डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट ऑन ए स्क्रीन एट 200 mm फ्रॉम द स्लिट। डिस्टेंस स्लिट से वो कितना है, 200 mm। इस 200 mm को डिवाइड कर दें आप किससे, 1000 के साथ, तो आपके पास मेन आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने उस तरीके से किया है कि जो है वो 200 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, फिर 2 0 मैं पीछे लेकर गई, जो कि मेरे पास किस चीज़ का थे, प्लस के 2 आएगा, प्लस का 2 माइनस के 3 से मिलेगा तो -1 आएगा। ठीक है, 5 फ्रिंजेस ऑक्युपाइड 1.75 के साथ डायरेक्टली -3 लगाया मैंने m का। ठीक है, यानी कि 1000 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर यही आएगा। ठीक है भाई, तो ये तो आसानी से लग गया। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास जो फॉर्मूला आता है वो आता है, वेवलेंथ बराबर है डेल्टा वाई डी अपॉन एल। ठीक है भाई, अब मेरे पास, अच्छा एल क्या होता है, एल बेसिकली ये है। अच्छा, अब आगे करते हैं। डेल्टा वाई तो मुझे पता ही नहीं है डेल्टा वाई क्या है, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। डेल्टा वाई है मेरे पास स्पेस एक्युपाइड बाय 1 फ्रिंज, क्योंकि ये जो हमें फ्रिंज है 5 फ्रिंजेस की दी हुई है। कोई बात नहीं, हम सबसे पहले 1 फ्रिंज की निकालते हैं। मुझे पता है 5 फ्रिंजेस एक्युपाइड कितनी भाई, 1.75 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। ठीक है, 1 फ्रिंज कितना लेगी, 1 फ्रिंज लेगी 1.75 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 को डिवाइड कर देंगे 5 से। तो मेरे पास जो आंसर बन रहा है डेल्टा वाई का, क्योंकि वो 1 फ्रिंज की स्पेसिंग आ जाएगी, 0.35। नॉर्मल कैलकुलेटर से सॉल्व किया है मैंने। ठीक है, ये बन रहा है। साइंटिफिक से करेंगे तो आपके पास आंसर बनेगा 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। नॉर्मल से ये बनेगा, जिसको मैं इसमें चेंज कर दूंगी। ठीक है, एक्सपोनेंट नोटेशन सीखा हुआ है, सभी नहीं सीखा होगा। चलिए अब इस वैल्यू को जरा अपने फॉर्मूले में डालते हैं। डेल्टा वाई मेरे पास है 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4, जबकि मेरे पास डी कितना दिया हुआ है यहाँ पर, ये रहा डी। ठीक है, वो है मेरे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4, और मेरे पास जो एल है वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1। तो सबसे पहले हम इस ऊपर को वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो ये ऊपर की वैल्यू जो है वो मेरे पास बन जाएगी 10.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8। ये सब कैलकुलेटर से ही चलेगा। नीचे आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर
1, ठीक है भाई, -1। अब आगे बढ़ते हैं, इसको डिवाइड करते हैं इससे, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 5.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1। 1 क्यों लिखा, -1 है, ऊपर जाएगा तो ये प्लस का 1 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 5.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, 1 2, क्योंकि इस वेव लेंथ को A0 में लेकर आना है, ठीक है, 3, मतलब यहाँ 0 भी लग जाएगा, तो यही चीज़ हो जाएगी 5250 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, तो ये हो गया 5250 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10, और ये किसके बराबर होता है, A0 के बराबर होता है, तो हम इस तरह लिख देंगे 5250 A0। ये मेरे पास आ गई वेव लेंथ, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन 17 भी सॉल्व हुआ। अगले सवाल देखते हैं जो कि मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 17, और ये है अ टेलीस्कोप हैज़ द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस लेंस ऑफ पावर 2 and 20 डायोप्टर, ठीक है। हमारे पास जो है वो लेंसेज वो भी रिस्पेक्टिवली, यानी सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है फिर आईपीस है, ऑब्जेक्टिव आईपीस। ऑब्जेक्टिव की पावर दी हुई है 2 डायोप्टर, ठीक है, और मेरे पास आई पीस की दी हुई है 20 डायोप्टर। मैग्नीफाइंग पावर मालूम करनी है टेलीस्कोप की, ठीक है, और ये कह रहे हैं व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप, इट इज इन फोकस फॉर मैग्नी इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी पर ही फोकस किया गया है, यानी कि हमें इसकी लेंथ भी मालूम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं आपको इसका फॉर्मूला बता दूँ भाई, हमारे पास नॉर्मल जो फॉर्मूला मैग्नीफिकेशन का होता है वो होता है फोकल पावर, जिसको हम कहते हैं फोकल पॉइंट या फोकल लेंथ, ठीक है, ऑब्जेक्टिव की डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ इसकी, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमारे पास ये आ जाएगी पावर, कैसे मालूम करते हैं इससे, क्योंकि हमें फोकल लेंथ तो नहीं पता ना किसी की भी, पावर पता है, तो हम इस पावर वाले फॉर्मूले से जो है फोकल लेंथ मालूम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम एक और चीज़ भी मालूम कर सकते हैं, वो क्या चीज़ है, अच्छा इससे कैसे मालूम कर सकते हैं कि हम डायरेक्टली जो है वो 1/, इसको वो कर दें तो ये हो जाएगा इस तरीके से F = 1/P। अब वो दोनों की मालूम कर सकते हैं इससे, ठीक है। ऑब्जेक्ट की अगर पावर मालूम करनी है, ऑब्जेक्टिव की पावर रखेंगे यहाँ पे, और अगर हमें जो है वो किसकी आई पीस की मालूम करनी है तो आई पीस की पावर मालूम करेंगे। इसके अलावा हमारे पे एक और फॉर्मूला भी होता है, वो होता है लेंथ, जो बराबर होता है किसके, F ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस F ऑफ आई पीस, ठीक है भाई। अब यहाँ पर जो है सोल्यूशन को सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट वी फाइंड फर्स्ट F ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, P ऑब्जेक्टिव यानी कि F ऑब्जेक्टिव बराबर है 1/P ऑब्जेक्टिव के, ठीक है, यानी कि मेरे पास 1/2 के बराबर होगा, और 1/2 मेरे पास कितना बनता है भाई, 0.5 बनता है, ये तो आपको पता होगा, 1/2 हाफ होता है, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड क्या चीज़ है, सेकंड मुझे मालूम करना है सेकंड FE, ठीक है, और FE जो है वो किसके बराबर होता है, 1/PE के, जो कि मेरे पास है 1/20, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज़ भी बता दूं कि ये जो आंसर निकला है ना, ये मेरे पास जो है वो मीटर में निकला है भाई, ठीक है, और इसको बेसिकली हमारे पास सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करूँगी, तो मेरे पास ये आ जाएगा, क्योंकि 1 2, तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। 0.5 को मैंने सेंटीमीटर में चेंज किया तो ये आ गया 50 सेंटीमीटर, क्या चीज़, FO, ठीक है। अब इसको भी देख लेते हैं, मेरे पास आंसर आ रहा है 0.05 मीटर, ठीक है भाई। अब इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 1 2, तो ये तो सिर्फ 5 ही बनेगा, तो FE बराबर है किसके, 5 सेंटीमीटर के। दोनों चीज़ें आ गई। अब M मालूम करते हैं, M किसके बराबर था भाई, ये रहा M का फॉर्मूला, FO FE, ठीक है। FO कितना है 50, FE कितना है 5, 5 1 × 5, 5 10 × 50, तो ये तो 10 आ गया मेरे पास, ठीक है। अब मालूम करते हैं इसकी लेंथ, तो लेंथ बराबर है भाई किसके, FO प्लस FE के, यानी कि 50 + 5, तो ये L हो गया मेरे पास 55 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आखिर दो के भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के हैं, वो भी आप प्रैक्टिकल सेंटर वाले क्वेश्चंस में से देख लीजिएगा, क्योंकि ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ही हैं और ये यहीं से ही आता है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, ठीक है। न्यूटनसन और प्रैक्टिकल सेंटर का पेपर मुकम्मल याद करके जाइएगा, इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा होगा। अगर तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।